हेलो स्टूडेंट, चलिए आइए अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। तो डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनता है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए हमारे पास में हमें पहली चीज तो डाइपोल पता होनी चाहिए। तो डाइपोल इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज विच आर सेपरेटेड एट वेरी स्मॉल लेंथ। मतलब इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन की लेंथ होगी वो बहुत कम होगी। ठीक है, तो ये हम इसका इक्वेटोरियल पॉइंट मान लेते हैं। लेट से दिस इज द इक्वेटोरियल पॉइंट और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है, 12 है। देन दिस अरेंजमेंट इज नोन एज डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो डाइपोल का फार्मूला जो होता है P इक्वल टू होता है ईदर चार्ज मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। तो यहाँ पर लेंथ कितनी है भैया, 12 है। और ये डाइपोल मूवमेंट का फार्मूला होता है। ये हम पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो पहला चैप्टर है उसमें हम पढ़ के आए। ठीक है, अब हमें क्या करना है भैया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल निकालना है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल में 3 केस बनते हैं, केस फर्स्ट, केस सेकेंड एंड केस थर्ड। देखिए केस फर्स्ट क्या बनता है, व्हेन जो एंगल थीटा होगा वो थीटा 0 हो या फिर क्या हो 180 हो। जब आपका थीटा कितना हो, थीटा हो 90 डिग्री। ठीक है, और जब थीटा कोई भी एंगल हो, एनी एंगल, तो ये केस बनते हैं। ठीक है, तो भाई थीटा जब 0 हो और 180 हो तो वहां पर जो आपका पोटेंशियल निकल के आता है वो आता है प्लस माइनस KP अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, KP अपॉन R स्क्वायर। ऐसे जब थीटा 90 डिग्री होता है तो पोटेंशियल निकल के आता है 0। ठीक है, किसी भी एंगल पे अगर पोटेंशियल हम देखें, किसी भी एंगल पे अगर निकालना है, मतलब डाइपोल से कोई पॉइंट है वो P पॉइंट कोई भी एंगल बना रहा है, तब वहां पर जो पोटेंशियल निकलता है उसकी वैल्यू होती है KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये हमारी वैल्यूज हैं जो कि हमारे केस बनते हैं तीनों। तो इसी के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक जनरल केस कंसीडर करेंगे कि थीटा कोई भी एंगल हो। बस इसमें cos थीटा की जगह हम क्या लगाएंगे, जब 0 और 180 लगाएंगे तो देखो cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो KP अपॉन R स्क्वायर प्लस का आ जाएगा। जब cos थीटा की जगह 180 लगाएंगे, cos 180 की वैल्यू निगेटिव होती है तो माइनस का आ जाएगा पोटेंशियल। ठीक है, अब ये थीटा 0 और 180 से मतलब क्या है कि भाई जो पॉइंट होगा वो थीटा जब 0 का मतलब ये है कि डाइपोल की डायरेक्शन किधर होगी, तो डाइपोल की डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस। तो डाइपोल की डायरेक्शन के अलावा अगर आप ले रहे हैं कोई पॉइंट, जैसे मान लीजिए मैंने इधर पॉइंट लिया, तो ये ए पॉइंट जो है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल है, यानी कि हियर द एंगल थीटा इज 0। तो एंगल थीटा क्या हो गया, 0। तो जब इस साइड में होगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव, और जब इस साइड में होगा तो देखो इस साइड में तो डाइपोल की डायरेक्शन इधर, और आपका जो डायरेक्शन होगा इसका पॉइंट का वो किधर है, अपोजिट में। तो थीटा कितना बन जाएगा, 180। तो 180 में क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और जब 90 का मतलब ये है इक्वेटोरियल पॉइंट, इस 90 डिग्री को बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, जब इक्वेटोरियल पॉइंट होगा तब, और इसको बोलते हैं एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट। तो ये एक्सियल पॉइंट है और ये कौन सा है, इक्वेटोरियल पॉइंट है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब यहां ले लो चाहे यहां ले लो, जब परपेंडिकुलर टू द डाइपोल रहेगा उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। तो वहां पर पोटेंशियल क्या होता है, 0। ठीक है, हमारी बात समझ। और भाई कोई भी एंगल ले लेंगे, मतलब यहां कहीं ले लें, इधर ले लें, इधर ले लें, इधर ले लें, तो वो कोई भी एंगल बनाएगा आप थीटा जब डाइपोल से, तो वहां पर क्या केस आएगा, B इक्वल टू KP अप cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, ये आएगा। इसको हमें प्रूव करना है। चलिए आइए अब इसको प्रूव करते हैं। तो हमने क्या करा भाई, यहां पर हम डाइपोल कंसीडर कर लेते हैं एक, ये हमने 2 इक्वल मैग्नीट्यूड के बट अपोजिट चार्ज कंसीडर कर लिए, -Q और +Q, जिनके बीच की सेपरेशन की डिस्टेंस हमने कंसीडर कर ली कि कितनी है भाई, 12 है।
ठीक है। तो जो इक्वेटोरियल पोजीशन होगी या इक्वेटोरियल पॉइंट होगा, ये मिड पॉइंट होगा, उसको मान लेते हैं ओ पॉइंट है ये ओ पॉइंट इक्वल लेंथ में पूरे डाइपोल को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो यानी कि यहां से लेके यहां तक की लेंथ हो जाएगी एल, और यहां से लेके यहां तक की लेंथ भी क्या होगी, स्मॉल एल। ठीक है। अब हमें किसी भी पर्टिकुलर कोई हमने पॉइंट कंसीडर कर लिया, यहां पर ले लिया कोई पॉइंट पी, जिसको हमें पता है कि डाइपोल के जो सेंटर है वहां से ये आर डिस्टेंस पे है। कितनी डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे। ये हमें गिवन है, हमें मालूम है ये आर जो है यहां से ओ से लेके पी तक, मतलब जो डाइपोल की आपकी सेंटर है या इक्वेटोरियल पॉइंट है वहां से पी पॉइंट आर डिस्टेंस पे है, और एंगल कितना बना रहा है, थीटा एंगल पे है। भाई ये पी पॉइंट जो होगा ये आर पोजीशन वेक्टर है, ये आपका डाइपोल की डायरेक्शन तो नेगेटिव से पॉजिटिव होती है ना, तो डाइपोल की डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है, हमने ये मान लिया। अब एक चीज देखो, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ज्योमेट्री की हेल्प लेंगे, तो इस डायग्राम को करते हैं कंप्लीट। तो यहां से देखो, इस हमें क्या होता है, जब पोटेंशियल चाहिए होता है तो उस चार्ज से जिस पॉइंट पे आप पोटेंशियल निकालते हैं वो डिस्टेंस चाहिए होती है ना, तो हम यहां से ये पॉइंट, ये चार्ज है और चार्ज से इस पॉइंट पे हमने पोटेंशियल निकालना है, तो इसकी डिस्टेंस लेनी पड़ेगी हमें। तो हमने मान लिया ये वाली चीज, ठीक है। अब ये देखो, अब ये लेंथ है हमें पी, और इसका नाम दे दो, इसका नाम दे दो ये ए है, और इसका नाम दे दो ये बी है। तो जो पी बी है हमें नहीं पता कितना है, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा ज्योमेट्री का हेल्प लेंगे कि भाई अगर मान लो आपके पास में कोई स्मॉल एंगल बनाती हुई दो मतलब लाइंस है, जैसे ये और ये, और इनके बीच में एंगल जो थीटा है वो कैसा है, स्मॉल है। अगर थीटा स्मॉल होता है तो हम छोटी लाइन से अगर बड़ी लाइन पे डालते हैं परपेंडिकुलर, तो हमेशा ये और ये, मतलब इस पॉइंट से जो पी पॉइंट है, और ये कौन सा पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, पी पॉइंट और ओ पॉइंट, और ये मान लो आप कौन है, ये हम मान लेते हैं एम पॉइंट है, और ये मान लेते हैं कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है। तो जो पी एम होगा वो हमेशा पीओ के बराबर होगा। ठीक है। तो डिफरेंस यही तो आया, इतना हमें क्या मिला, ये डिफरेंस है, ये चीज क्या है, डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर जो छोटी वाली चीज है, ये छोटी वाली जो साइड है उससे हम बड़ी वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे। तो ये हमारा कुछ परपेंडिकुलर इस तरीके से आएगा। तो ये जो परपेंडिकुलर है, अब इसका मतलब क्या हो गया, जो पी बी है वो किसके इक्वल है, यहां हम नाम देते हैं इसका एम, तो पीएम के इक्वल हो जाएगा। जो पी बी है वो किसके बराबर है, पीएम के। ये चीज हमको मालूम है। थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। तो यहां डायग्राम से हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा पीबी है वो भाई किसके बराबर है, पीएम के बराबर है, इतना तो पता है। लेकिन हमको ये मालूम है कि पी और ओ, ये आर मीटर डिस्टेंस है ना जो पी से ओ तक की है, तो पीओ कितना है हमारे पास, आर। ठीक है। तो एक चीज ध्यान से देखो, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि भाई देखो ये चीज तो इसके बराबर हो गई, सही है, तो हमें निकालना ये। इसको निकालने के लिए हम थोड़ा सा इस ट्रिंगल की बात करेंगे। इन ट्रिंगल, हम ट्रिंगल ले लेते हैं एम ओ क्यू और एम ओ बी, सॉरी एम ओ बी। इस ट्रिंगल में हम बात करेंगे, ट्रिंगल एम ओ बी में। तो ट्रिंगल एम ओ बी हम बना लेते हैं यहाँ। ये कुछ इस तरीके का ट्रिंगल है, ऐसे। ठीक है। ये एंगल थीटा है, ये है हमारा ओ, ये है एम और ये है बी, सही है। अब देखो, अगर ये थीटा है और ये परपेंडिकुलर डाला गया तो ये परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये तो हो गया बेस, ये हो गया बेस, ये हो गया क्या, परपेंडिकुलर, और ये हो गया हाइपोटेनस। ये हो गया बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो ये देखो हाइपोटेनस जो हमारे पास में वो कितनी है, एल है। यहां से यहां तक हमें मालूम है ये कितना है भाई, ओ बी बराबर कितना है, एल लेंथ के बराबर। अगर ये पूरा 2l है तो ये एल है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं, यहां ट्रिंगल से हमने लिखा कॉस थीटा। तो बेटा कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस कितना है, ओ एम, यही तो निकालना था, ओ एम ही तो हमें चाहिए, ये ओ एम तो चाहिए। तो ओ एम अपॉन हाइपोटेनस कितना है, एल। तो ओ एम बराबर हो जाएगा एल कॉस थीटा। तो ओ एम कितना मिल गया हमको, एल कॉस थीटा। अब एक बात बताइए, हमें ये चीज निकालनी है, पीएम कितना है।
तो जब पीएम अगर निकालना होगा तो हम क्या कर सकते हैं भाई, ये पीएम के लिए पूरे टोटल में से ओएम को घटा दीजिए भाई। टोटल अगर हमको चाहिए पीएम चाहिए तो पीएम बराबर कितना हो जाएगा, ये पूरा पीएम इतना है, ठीक है। तो पीएम चाहिए तो पीएम निकालने के लिए हम टोटल ओपी जो है, टोटल ओपी में से अगर मैं ओएम को माइनस कर दूं, देखो ओपी ये फुल है, इसमें से ये माइनस कर दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा। फिर से देख लीजिए, जो पीएम है ये निकालना है हमने, यहां से यहां तक की लेंथ, तो ये निकालने के लिए हमें टोटल में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो क्या ये नहीं मिल जाएगा, जैसे यहां देखो ऐसे ये टोटल है ऐसे, ये ओ है और ये क्या है पी है, और यहां पर बीच में है एम। अब मैं ये कह रहा हूं मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए, सही है, ये मुझे पता चल गई कितनी है, ये ओ एम है एल कॉस थीटा, और मुझे यहां से यहां तक पूरा पता है ये पूरा डिस्टेंस कितना आर है। तो क्या आप इसको नहीं निकाल सकते ये कितना होगा भाई, टोटल में से ये घटा दीजिए, तो यानी कि टोटल मतलब पी ओ या ओपी, ओपी में से अगर ओ एम को घटा दूंगा तो ये नहीं पता चल जाएगा, तो ओपी में से ओ एम घटा देंगे हम। तो ओपी कितना है भैया हमारे पास, ओपी है आर वेक्टर माइनस ओ एम कितना है अभी कैलकुलेट किए हम एल कॉस थीटा, सही है। तो ये पीएम आ गया। अब एक चीज आप देखो ज्योमेट्री से, यहां पर एक चीज मैंने समझाया कि भाई अगर क्या करते हैं आप, ये मान लो दो साइडें हैं, अगर छोटी वाली साइड, मतलब छोटी वाली साइड कौन सी थी ये, और बड़ी वाली साइड ये, तो बड़ी वाली साइड से छोटी वाली साइड पे अगर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो ये दोनों चीजें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो क्या पीबी पीएम के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, सिंस पी बी इक्वल्स टू पीएम, ये देखो ये कहानी थी, ये वाली साइड है बड़ी वाली, तो ये है पी ओ और बीच में है एम, ठीक है, और ये है बी। तो क्या पीबी बराबर पीएम नहीं है, तो यानी कि पीबी बराबर किसके होगा, पीएम के बराबर होगा, तो यहां से पीबी बराबर पीएम हो गया। अब जब पीएम पीबी के बराबर है तो क्या हम ये पीएम के बराबर पीबी नहीं रख सकते हैं, तो पीबी बराबर कितना हो गया आपका आर माइनस एल कॉस थीटा। बेटा यहां करना क्या चाह रहे हैं हम, बेसिकली ये करना चाह रहे हैं कि जो पीबी है ये कितना है, क्योंकि हमें चार्ज से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस चाहिए थी ना, तो हमने चार्ज से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली आर माइनस एल कॉस थीटा। तो ये जो पीबी डिस्टेंस आई है ये कितनी आ गई हमारी, आर माइनस एल कॉस थीटा, सही है भाई। तो ये चीज हमारे पास आ गई, पीबी निकाल लिया हमने। अब थोड़ा सा हम डायग्राम को और बनाते हैं, अब थोड़ा सा डायग्राम को और क्लियर करते हैं आगे। तो पहले ये चीज देख लो, इतनी चीज समझ में आ गई, फिर मैं इसको रब कर देता हूं। चलिए बेटा इसमें पूरे डेरिवेशन में सिर्फ ज्योमेट्री का खेल है, और ये ज्योमेट्री तो मैं समझ में नहीं आई तो कुछ समझ में नहीं आएगा, समझ लो, बस एंगल्स का खेल है इसमें। अब हम क्या करें, यहां पर हम ध्यान से देखें कि भाई हमें अब नेगेटिव चार्ज से चाहिए ना पी पॉइंट तक की डिस्टेंस, तो नेगेटिव चार्ज से जो पी पॉइंट तक की डिस्टेंस बनेगी, क्या वो ये नहीं बनेगी, ये डिस्टेंस बनेगी भाई ए पी। अब ए पी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कैलकुलेट क्या, हम इसको मान लेते हैं, ये मान लो हमारा ये, इसको मान ले हम R1 है, और इसको मान ले ये इक्वल्स टू कितना है, R2 के इक्वल है, ठीक है। इसको R2 डिस्टेंस मान लेते हैं, इसको R1 मान लेते हैं, R2 हमारे पास आ गया निकल के, R1 कैलकुलेट करना है। तो देखो ये साइड जो है, ये साइड हमारे पास में छोटी हो रही है, अब इनमें तो हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर नहीं सकते, तो हम यहाँ क्या करें कि इस डायग्राम को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो इस डायग्राम को मैंने क्या करा, थोड़ा सा आगे बढ़ाया इस तरीके से। अब आगे बढ़ाने पे मैं क्या करता हूं, इस डायग्राम को आगे बढ़ा दिया, अब आगे बढ़ा के मैं इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं ऐसे, मतलब ये छोटी साइड हो गई, अब ये बड़ी साइड हो गई, तो छोटी साइड से अगर बड़ी साइड पे हम ड्रॉ करते हैं तो ये और ये ऑलमोस्ट बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पर हम इसका नाम दे देते हैं, ये है एन। थोड़ा सा घिचपिच हो रहा है भाई, लेकिन समझ लेना, रिपीट करके दोबारा देख लेना। तो ये हमारे पास जो बन रही है चीज, यहां से यहां तक हमने इसको आगे बढ़ा लिया इस तरीके से,
तो आगे बढ़ाने पे बड़ी साइड पे छोटी साइड से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करें, ये परपेंडिकुलर, ठीक है, तो परपेंडिकुलर जो ड्रा हुआ है ये इसका मतलब पी ए जो बराबर किसके है, पी एन के। यहां से हमें पता चल गया पी ए बराबर किसके है, पी एन के, ठीक है। तो पी ए पी एन के बराबर हो गया, ये चीज पता चल गई हमको। अब एक चीज हमें यहां ये कैलकुलेट करनी है कि ये ओ एन कितना है, हमें तो ये पता करना पड़ेगा ना ओ एन कितना है। तो ओ एन को निकालने के लिए मैं थोड़ा सा ज्योमेट्री का हेल्प लेता हूं। ये एंगल अगर थीटा है तो क्या ये एंगल थीटा नहीं होगा, और ये अगर परपेंडिकुलर है तो यानी कि ये चीज बेस बन गई, ओ एन क्या बन गया, बेस। तो थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करते हैं, डायग्राम को यहां लिखते हैं। इन ट्रिंगल कौन सा वाला भाई, ए ओ एन, ए ओ एन, क्योंकि इधर घिस पिस ज्यादा हो जाएगी। तो यहां पर हमने ले लिया ट्रिंगल ए ओ एन, ठीक है, ये है ट्रिंगल। अब ये चीज भाई इस पे परपेंडिकुलर है और ये एंगल थीटा है और इसका नाम है ए ओ और ये एन, ठीक है बेटा। ये एंगल थीटा है और ये एंगल, ये हमें पता है एन है, और तो ये चीज बेस बन गई, ये बेस बन गया और ये परपेंडिकुलर, तो ये चीज हाइपोटेनस है। और ये हाइपोटेनस देखो ये कितना है, ये एल के बराबर ही तो है, तो इसका मतलब ये हमारा हाइपोटेनस जो है वो कितना है भैया, हाइपोटेनस है एल के बराबर, ठीक है। अब यहां मैं अगर cos थीटा लिखता हूं तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है भाई साहब, इसका बेस तो ये है, हमें नहीं पता कितना है, बेस निकालना है। हाइपोटेनस तो पता है कितनी एल है, तो ये cos थीटा बराबर आ गया। तो बेस बराबर कितना हो जाएगा, तो बेस है वो है क्या, ओ एन ही तो है, यानी कि ओ एन है बेस। तो ओ एन बराबर हो जाएगा एल cos थीटा, यानी कि हमको बेस पता चल गया कि भैया जो बेस था इसका ये ओ एन पता चल गया कितना है, एल cos थीटा। अब थोड़ा सा डायग्राम पे फोकस करेंगे कि भाई ओ एन जो है वो एल cos थीटा है, ओ एन कितना है, एल cos थीटा। अब इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करके बना देता हूं, ये ऐसे है, ये ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है, ये डॉटेड लाइन है। अब ये देखो ये P पॉइंट है और ये A पॉइंट है, ये हमारा O पॉइंट है और ये पॉइंट कौन सा है बेटा, यहां से ये N पॉइंट है, सही है। ये डायग्राम है कुछ। तो यहां पर आप देखो कि भाई जो छोटी लाइन से बड़ी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, तो क्या PA PN के बराबर है, बिल्कुल है। और PA को हम ले क्या चुके हैं, इसको R1 ले चुके हैं, नहीं ले चुके, बताओ। तो क्या PA PN के बराबर है, तो भाई PN हम कैसे निकालें, तो हमें पता है ये OP पता है, OP कितना है, R वेक्टर, OP कितना है, R वेक्टर। ON पता चल जाए तो क्या हमें PN पता नहीं चलेगा, तो भाई OP हमें R वेक्टर पता है और ON हमें निकाल चुके, ON कितना है, L cos थीटा। तो बताओ PN नहीं निकाल सकते हो, तो PN बराबर कितना हो जाएगा, OP प्लस ON। तो OP कितना है भाई साहब, OP है R वेक्टर प्लस ON कितना है, L cos थीटा। तो ये चीज क्या आ गई, PN आ गई। अब बताओ PN जो है पूरा PN यहां से यहां तक ये किसके बराबर है, ये R1 के बराबर नहीं है, तो PN बराबर किसके है, ये R1 के बराबर है। तो इसका मतलब जो R1 है वो कितना हो जाएगा, R वेक्टर प्लस L cos थीटा। तो भाई साहब ये R1 किसके बराबर आ गया हमारा, R वेक्टर प्लस L cos थीटा। तो देखो यहां से हमें R2 भी पता चल गया, R1 भी पता चल गया, ज्योमेट्री की हेल्प ली है, आप पूरा डेरिवेशन ये करके आएंगे ऐसे ही सेम, ठीक है। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा रिपीट करके देखिए, आप 2 बार देखिए इसे कम से कम, क्योंकि इसमें ज्योमेट्री का बहुत तगड़ा खेल है, समझ गए। तो यहां से आपको करना है, ठीक है भाई। अब कुछ नहीं है, बस ये ज्योमेट्री का खेल जैसे ही खत्म होगा इसके बाद इसमें कुछ नहीं रहा डेरिवेशन में। अब क्या करना है आपने, सीधे सीधे अब देखो यहां से Q पॉइंट से P पॉइंट तक की डिस्टेंस चाहिए थी, मिल गई भैया। A पॉइंट से P पॉइंट मतलब नेगेटिव चार्ज से इस P पॉइंट पे लगने वाला पोटेंशियल कितना होगा, वहां की डिस्टेंस चाहिए थी, मिल गया। तो भाई जो नेट पोटेंशियल होता है V बराबर लिखते हैं B1 प्लस B2। अब ये V1 इसको इक्वेशन पर डाल देंगे, सिंस B1 क्या है, B1 है इस फर्स्ट चार्ज, इसको मान लो ये फर्स्ट चार्ज है, इसको मान लो ये सेकंड चार्ज है, तो फर्स्ट चार्ज का पोटेंशियल बनना है B1। तो B1 किसकी वजह से, नेगेटिव की वजह से, तो नेगेटिव चार्ज पे पोटेंशियल कैसा आता है, नेगेटिव आएगा, तो हम नेगेटिव लिखेंगे। क्या होता है भैया, KQ, Q मतलब Q तो Q ही रहेगा अपॉन R,
आर कितना लिया है भाई, R1 लिया जाएगा यहाँ, ठीक है साहब। तो ये B1 बराबर कितना बचेगा, माइनस का KQ अपॉन R1। R1 की जगह कितना लिखेंगे हम, R वेक्टर प्लस L cos थीटा। इसी के लिए तो इतना माथापच्ची की थी, समझ गए, ये R प्लस L cos थीटा लाने के लिए इतनी माथापच्ची की है। अब ये चीज आ गई हमारे पास, ऐसे ही हम क्या करेंगे, B2 निकालेंगे। तो B2 क्या होगा भैया, देखो प्लस चार्ज की वजह से पॉजिटिव आएगा पोटेंशियल, तो KQ अपॉन, अब भाई इस चार्ज से जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल रहे हो आप वहां का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है R2, मान लो ये R2 है क्योंकि B2 लिख रहे हैं, तो ये बनेगा KQ अपॉन R2। R2 कितना है, R माइनस L cos थीटा। आई बात समझ। तो भाई अब हमने ये B1 निकाल दिया, ये B2 निकाल दिया। अब हमें क्या करना है, B1 प्लस B2 करना है क्योंकि नेट निकालना है। तो नेट पोटेंशियल B इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 से कर दो, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो V बराबर B1 प्लस B2, तो माइनस KQ अपॉन R1 मतलब R प्लस L cos थीटा, और प्लस B2 कितना है, KQ अपॉन R वेक्टर माइनस L cos थीटा। ऐसा डाल लो, इसको इक्वेशन डाल लो, चाहो तो ये इक्वेशन 2 डाल लो, इसको 3 डाल लो। तो यूजिंग 2 and 3 इन इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, एक में यूज कर दी हमने। तो भाई यहाँ से क्या कॉमन है, KQ कॉमन है, तो निकाल दिया हमने KQ। तो बचा क्या, देखो प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, 1 अपॉन R वेक्टर माइनस L cos थीटा, और प्लस मतलब प्लस नहीं, प्लस वाला तो पहले लिख लिया, अब माइनस आएगा, तो माइनस देखो KQ तो यहाँ से बाहर चला गया, 1 अपॉन R प्लस L cos थीटा। आई बात समझ। तो इतना छाप लेंगे, ऊपर का रब कर देते हैं। अब देखो भाई यहां से KQ कॉमन था, तो B बराबर KQ तो कॉमन है, एलसीएम ले लें इसका हम। तो एलसीएम लेने पे क्या आएगा, R वेक्टर माइनस L cos थीटा और R वेक्टर प्लस L cos थीटा, ये कॉमन, ये आ जाएगा एलसीएम बेटा, यहाँ इसका एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम लेने पे देखो R माइनस L cos थीटा कट जाएगा, ये बचेगा ऊपर, तो R प्लस L cos थीटा ये आया, और बीच में है माइनस, चलो माइनस लगा लो। अब देखो R प्लस L cos थीटा है, इससे ये कट जाएगा, बचेगा R माइनस L cos थीटा, तो R माइनस L cos थीटा ये बचा। अब यहां से देखो V बराबर लिखेंगे KQ, और अब इससे सिंप्लीफाई करेंगे, R वेक्टर प्लस L cos थीटा माइनस R वेक्टर प्लस L cos थीटा डिवाइडेड बाई, देखो A प्लस बी और A माइनस बी लिखा हुआ है ये, तो इसको हम लिख सकते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर L cos थीटा का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब देखो माइनस प्लस ये तो होगा कैंसिल आउट, ऊपर क्या बचा भैया, KQ इंटू ये 12 हो गया, 12 cos थीटा डिवाइड बाई R वेक्टर स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इतना आ गया समझ, किसी को कोई दिक्कत यहां तक समझने में। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहां पर हम एक चीज देखें ध्यान से, तो मैंने शुरू में बताया था कि डाइपोल P बराबर कितना होता है, चार्ज ईदर चार्ज मल्टीप्लाइड बाई इट्स सेपरेटेड डिस्टेंस Q इंटू 12। तो देखो Q ये दिख गया, 12 ये दिख गया, इनको एक साथ लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं। तो हमने क्या Q इंटू 12 को एक साथ लिख लिया cos थीटा अपॉन R वेक्टर स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यहां लिखेंगे हम, देखो भाई इस चीज को हम लिख सकते हैं KP, मतलब डाइपोल मूवमेंट लिख सकते हैं P वेक्टर, तो ये हो जाएगा KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब एक चीज देखो बेटा, ये डाइपोल जो तभी बनता है जब इसके सेपरेशन की डिस्टेंस बहुत कम हो, तो यानी कि अगर इस 12 बहुत कम है तो इसका मतलब L भी बड़ा कम है, किसके रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट P, और ये पॉइंट बहुत दूर लिया जाता है डाइपोल से, तो डाइपोल से काफी डिस्टेंस है, यानी कि हम यही कह सकते हैं कि अगर ये ले लें हम, सिंस R इज मच 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 ग्रेटर देन L, तो इसका मतलब R स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन, और ज्यादा हो जाएगा L स्क्वायर से,
तो क्या हम इस एल स्क्वायर को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं इसके टर्म में? और कॉस थीटा को हम निगलेक्ट ऐसे कर सकते हैं क्योंकि थीटा जो है बहुत छोटा एंगल बनना है, और थीटा अगर छोटा है तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी बन सकती है? वो 1 बनती है। कॉस थीटा, सिंस कॉस थीटा जो होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो बेटा 1 होती है। कितनी होती है? +1। और मिनिमम वैल्यू जो होती है, मिनिमम वो होती है -1। तो यार यहाँ पर अगर +1 लगाओ -1 लगाओ आएगा बनी, तो इसका मतलब इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं? इसको 0 के बराबर रख सकते हैं ना। तो इसका मतलब अगर हम शॉर्ट डाइपोल की बात करें, किसकी बात करें? शॉर्ट डाइपोल। तो फॉर शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल के केस में क्या केस बनेगा? जो पोटेंशियल आएगा वो आ जाएगा आपका KP वेक्टर कॉस थीटा डिवाइड बाई आपका R वेक्टर का स्क्वायर। अंडरस्टैंड? तो भाई ये जो पोटेंशियल आया ना, ये चीज आई, ये पोटेंशियल आया किसी भी पॉइंट पे, मतलब ये जनरल पॉइंट, हमने जनरल एक्सप्रेशन निकाल दिया इसका पोटेंशियल का कि भाई किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा डाइपोल की वजह से वो KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर होता है। बात समझ में आ गई? तो भाई यहां से हमें एक चीज समझ में आ गई कि भी पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे ये होगा, तो हमने अब जो केस बनाए थे वो केस कंसीडर कर लेंगे। तो ये चीज समझ में आ गई है। वो यहां पर अगर समझ में नहीं आ रहा तो बेटा आप वीडियो को 2 बार देख लें कम से कम, ठीक है? आपको फिर क्लियर हो जाएगा। तो मैं ये चीज रफ कर दूं अब, चलो हटा देते हैं। क्योंकि मुझे यहां केस बताने हैं अब। तो केस हमारे पास जनरल फार्मूला ये आ गया, तो जिसमें केस क्या बनते हैं? केस फर्स्ट होता है कि भाई एक्सियल पॉइंट पे डाइपोल के बजाय, एक्सियल पॉइंट पे मतलब आपने डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे कोई पॉइंट कंसीडर करना है, एक्सियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट पे केस में क्या बनता है? थीटा बराबर 0 डिग्री बनता है, और थीटा बराबर कितना बनता है? 180। देखो कैसी, ये हमारा डाइपोल है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। एक्सियल पॉइंट का मतलब होता है ये एक्सियल है, ये पोजीशन क्या है? एक्सियल है। और ये क्या होती है? यहां से बीच में से काटते हैं तो हॉरिजॉन्टल, मतलब जो वर्टिकल में आएगा वो क्या आएगा आपका? मतलब यहां पॉइंट लिया है, यहां पॉइंट लिया, वो होता है हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट, और ये हॉरिजॉन्टल मतलब एक्सियल पॉइंट बोलते हैं इसको। तो चाहो तो पॉइंट आप यहां कंसीडर करो, चाहो पॉइंट यहां कंसीडर करो। अब देखो हमने पॉइंट मान लिया ये ए पॉइंट यहां पर है, ठीक है? तो ए पॉइंट इधर है, तो डाइपोल की डायरेक्शन किधर से? माइनस से प्लस होती है ना। तो डाइपोल के अलोंग द डायरेक्शन है ना, तो थीटा इस समय कितना हो जाएगा? इस केस में थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। अब देखो डाइपोल से आप इधर पॉइंट ले रहे हैं, बी पॉइंट, तो जब इधर पॉइंट लिया, लेकिन एक्सियल पॉइंट ही तो है। अब डाइपोल की डायरेक्शन इधर है और आप डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं इधर, तो इसका मतलब अपोजिट है। तो थीटा देखो यहां से कितना बन जाएगा? 180 नहीं होगा? तो इस केस में बनेगा थीटा 180 जब पॉइंट इधर होगा, ठीक है? समझ गया? तो एक्सियल पॉइंट की ये कंडीशन है। अब क्या करो, इस बी में ही ये थीटा 180 लगाओ और थीटा 0 लगाओ। तो पुटिंग थीटा इक्वल्स टू 180 एंड थीटा इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन, जो भी इक्वेशन है उसको नाम दे दो यार, हम तो यहाँ ए दे देते हैं, आप जो आ रही हो वो उसका नाम दे देना। तो हो जाएगा पोटेंशियल V बराबर KP वेक्टर कॉस 180 अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ क्या बनेगा? इक्वल्स टू, देखो 180 लगाना है, KP अगर हम थीटा बराबर कितना लगाए? 0, ये थीटा बराबर 180 का केस है, और जब थीटा बराबर 0 डिग्री लगेगा तो V इक्वल्स टू KP कॉस 0 डिग्री अपॉन R स्क्वायर, ठीक है बेटा? तो कॉस 0 की वैल्यू तो 1 होती है, तो ये होगा KP अपॉन R स्क्वायर, और कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो KP अपॉन R स्क्वायर -1, तो माइनस, देखो आ गया B। मतलब जब एक्सियल पॉइंट होगा तो आपका जो पोटेंशियल बनेगा वो प्लस माइनस KP अपॉन R स्क्वायर बनेगा। ये आपको याद रखना है एक्सप्रेशन एक्सियल पॉइंट पे, ठीक है? एक्सियल पोजीशन पे। अंडरस्टैंड? आपको समझ में आई बात? यहां लिख देंगे सिंस कॉस 180 इक्वल्स टू -1, और यहां लिख देंगे कॉस 0 डिग्री इक्वल्स टू 1। सही है? आई बात समझ में? ठीक। अब हम क्या लेंगे यहां पर? इक्वेटोरियल पॉइंट कंसीडर कर लेंगे, मतलब थीटा 90 डिग्री हो तब क्या होगा? ये फार्मूला ऐसे लिख लेने देते हैं। चलिए
बेटा यहाँ थीटा क्या हो, थीटा जब हमारा 90 डिग्री हो जाए तो 90 डिग्री का मतलब होता है इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट। तब क्या केस बनेगा, तो इक्वेटोरियल पॉइंट होने पे v बराबर यहां लगा दीजिए KP cos 90 अपॉन r वेक्टर स्क्वायर। देखो पोटेंशियल कितना आ गया, cos 90 वैल्यू 0 होती है तो पोटेंशियल हो गया 0। तो अब याद रखना कि इक्वेटोरियल पॉइंट कहीं भी लेंगे मतलब अगर ये डाइपोल है, ठीक है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इसका इक्वेटोरियल पॉइंट होता है ये और ये। अगर आपने यहां पर A पॉइंट और B पॉइंट यहां कंसीडर कर लिया तो बेटा इस पॉइंट पे जो आपका पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल B, वो 0 होगा। इस पॉइंट पे पोटेंशियल B क्या होगा, 0 होगा। मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। किस वजह से होती है, कॉस कंपोनेंट थीटा 90 डिग्री होगा, इसलिए यहां लिख देंगे सिंस थीटा कॉस 90 बराबर 0। ठीक है, ये चीज लिख देंगे। बात समझ में आ गई। और भैया किसी भी एंगल पे होगा तो एक्सप्रेशन ये रखा हुआ है। आई होप आपको समझ में आई होगी ये बात। लेकिन एक चीज बात ध्यान दो, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं होती है इक्वेटोरियल पॉइंट पे, ये बात भी याद रखना। और रिलेशन क्या निकाला था, एक 2 टाइम्स होता है एक्सियल का, इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 2 टाइम्स एक्सियल पॉइंट का होता है। ठीक है, ये बात इलेक्ट्रिक फील्ड की बता रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपका इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालोगे डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं होती है, लेकिन पोटेंशियल अगर निकालने बैठोगे तो पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो जाती है। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब देखो इसमें क्या होता है कि जैसे एक्सप्रेशन क्या होता है, कुछ बुक्स में यही एक्सप्रेशन बहुत मतलब ड्राइव करके बता देते हैं, तो डेरिवेशन करने के लिए क्या, डेरिवेशन भी कर सकते हो आप, लेकिन यार इतना क्या करना, जब एक केस आप जनरल केस निकाल चुके हो तो उसका डेरिवेशन करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है।